डाउन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त ही नहीं बल्कि जब से ये हुकूमत आई है उसका ज़ोर सिर्फ एक चीज़ पर है और वो है करप्शन। और उनका ये ख्याल है कि अगर वो करप्शन जो हमारी सोसाइटी में जड़ें पकड़ा हुआ है कोई निस्फ दहाई से वो अगर ख़त्म हो गया तो शायद इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब उनके दौर में भी बहरहाल अकाउंटेबिलिटी हुई, लेकिन ये कहा जाता था कि अगर शरीफ साहब की हुकूमत थी, शरीफों की हुकूमत थी तो सिर्फ जरदारी साहब की पार्टी टारगेट होती थी या जरदारी साहब की हुकूमत होती थी तो टारगेट सिर्फ जो है वो नवाज़ शरीफ की पार्टी होती थी या शरीफ ख़ानदान की पार्टी होती थी। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई है और जिसने 150 से ज़्यादा दिन मुकम्मल कर लिए हैं तो शरीफों का और जरदारियों का तो खैर हो ही रहा है एहतसाब क्या हो रहा है, बाकायदा जेलों को जा रहे हैं, अदालतों के फेरे लगा रहे हैं। लेकिन वो ये दावा करते हैं कि पहली बार हम अपनी पार्टी के भी मिनिस्टरों को अरकान असम्बली को न सिर्फ अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो उनसे वजारतें ले रहे हैं। आज़म सवाती पकड़े नहीं गए, मुकदमा चला, फिर अलीम खां साहब की तो ताज़ा तरीन मिसाल है और उनका कहना है कि ये बालातर एहतसाब हो रहा है, बिला इम्तियाज़ हो रहा है। अब मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मैं अगर ये कहने में महसूस नहीं करता कि मोहतरम सज्जाद मीर साहब से हमने बड़ा बोलना और लिखना सीखा है, इसीलिए उनको मैंने जहमत दी। फिर हमारे चौधरी मंजूर साहब भी पीपल्स पार्टी के उन लोगों में से हैं, वरना इधर उधर बहुत लोग हो गए, इधर चले गए उधर चले गए, जो है अपनी वफादारियाँ बदलते रहे। MNA भी रहे चौधरी साहब और अभी भी डटे हुए हैं पंजाब में। PTI की नुमाइंदा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अब हुकूमत वालों को तो रियायत देनी पड़ेगी ना भाई, वो अगर ताख़ीर से भी आएंगे तो क्या कर सकते हैं, हुकूमत के बहरहाल नुमाइंदा हैं। लेकिन मीर साहब चले मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझसे भी जब सवाल होता है तो मैं कहता हूँ कि भाई कोशिश तो हम लोग ये करते हैं कि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की हैसियत से अपना तज़किया दें। ये और बात है कि आपका और हमारा कबीला भी आजकल आपने देखा होगा बड़ा पार्टी बन गया है चैनलों के हिसाब से, जिस चैनल में और उसने चढ़ाई कर देनी है उन लोगों पर। तो लेकिन मुझे इल्म है कि आप और 2-4 जो लोग रह गए हैं वो इससे महफूज हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो PTI यानी तहरीक इंसाफ जो एहतसाब कर रही है, ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इस हद तक उन्हें आप रियायत देंगे दूसरों के मुकाबले में, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में, कि वो अपनी पार्टी को भी अकाउंटेबल बना रहे हैं, उनके लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं और उसको वो एक लिहाज से कोई खुशदिली से कबूल कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे। वो याद है कि भाई एक नून लीग का MNA पकड़ा गया था तो उसको वो भाग गया था, पता नहीं पुलिस से छुड़ा के, नाम भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं इस्लामाबाद का था। जी मीर साहब। असल में देखें बात यह है कि बात तो आपकी ठीक लगती है, लेकिन बात देखने की ये है कि अगर PTI ने आगाज में अपना एजेंडा ये बताया हो कि वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेगी तो हम इस बात को मान लेते कि ये करप्शन के एजेंडे पर बरसकदार आए हैं। आगाज में तो वो धांधली के बारे में बोलते थे या कुछ और वाले से बात किया करते थे, बल्कि शायद मुशर्रफ के साथ थे या क्या सूरत हाल थी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो धांधली का ये करप्शन का एजेंडा थी तो बहुत लेट पनामा आने के बाद इन्होंने अडॉप्ट किया है, वरना कौन इससे पहले इन्होंने करप्शन का लफ्ज शायद सुना ही नहीं था। तो ये पानामा के रिएक्शन में जो कुछ भी एक नैरेटिव बना है या बयानिया तश्कील पाया है, उसको आप करप्शन का बयानिया कह दीजिए या कुछ कह लीजिएगा। तो ये करप्शन के हवाले से सारी जो बातें कर रहे हैं, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, करें। अगरचे बुनियादी इतराज हो सकता है कि करप्शन के मतलब सिर्फ माली करप्शन नहीं हुआ करता, बल्कि आज वो अफगान नुमाइंदे की तकरीर पर मैं लिख के आ रहा हूं, अफगान नुमाइंदे ने बताया कि उनके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है, जो सोशल करप्शन थी, जो ये अमेरिकन फौजन लेके आई हैं, और जो और तरह की अखलाकी करप्शन थी, इंतजामी करप्शन थी, उसका जिक्र भी करना चाहिए था हमारे यहाँ, अगर आप रियासत मदीना की इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। वरना स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसा एक मुल्क बन जाएगा जहाँ हर तरह की अयाची भी रवा होगी और तरक्की का जो मॉडल होगा वही मगरब वाला होगा, इससे हट के नहीं होगा। खैर वो तो दूसरी बहस है। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये इनका कोई मोटिव नहीं था, अब बन गया है और सियासी नारा बन गया है, एक रोटैरिक बन गया है। सियासी नारे में अगर आप सही काम भी करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ करता। हो सकता है कि नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की हो सकता है जरदारी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने करप्शन की है, लेकिन अब इस वक्त लोग इस परसेप्शन को 100% बाई नहीं कर रहे। उनको मालूम ही नहीं होता कि पनामा का केस जो करप्शन के खिलाफ लड़ा था
उस वक्त कानूनी माहिरीन ने कह दिया था और बहुत से लोगों ने इस राय का इज़हार किया था कि ये जो केस है ये कानूनी और आईनी तौर पर गालबन उस तरह नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। यानी यहां तक एक वकीलों ने कहा कि ये कमजोर पहलुओं पर सजा दी गई है, वहां ये मामला था। अब जरदारी साहब का अब जरदारी साहब का मतलब मामला आया है, तो उस मामले में भी देखें आप कि आपने केस पहले बना के चला के हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, हम उल्टाने जा रहे हैं, कल वहां गवर्नर राज भी आ सकता है, परसों वहां वजीर आला बदले, ये सब बातें करते हुए पहुंचे, मुकदमा अभी तक कायम नहीं हुआ। यानी कि आप गाड़ी के को आगे बांधते हैं घोड़े के, ये कैसे चल सकता सूरत? मीर साहब मामला जो है आपने जितनी गुफ्तगू करी उसका रुख क्योंकि पीटीआई की तरफ था और पीटीआई की नुमाइंदा उस वक्त तक हमारी उज़्मा कारदार सीनियर रहनुमा आई नहीं थी, तो आपने मैंने भी नहीं रोका, चले मैंने क्या ग़याब में आप बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे ख्याल शायद ज़रूर सुन लिया होगा, उनको मैं जहमत दूंगा, लेकिन मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ वैसे मुझे सुनती रहती है, इन्होंने सुन लिया होगा तो वही आप समझते आप वही बातें करेंगे यानी आप इनके हक में कोई आप जब मीर साहब जो कुछ कहेंगे वो खिलाफ ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ ना इनसे, चौधरी साहब बात ये हो रही थी चौधरी साहब मैं आपसे बात ये कर रहा था कि 12 लेके कह जाएगा कि पहले तो ये था ना कि आप लोगों ने भी बहरहाल उनको पकड़ा, इन्होंने इनको पकड़ा, बहरहाल ये अपने भी पकड़ रहे, तो ये किसके जहां प्लस पॉइंट हो रहा है कहा रियायत तो देनी चाहिए। चौधरी साहब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सिर्फ ये थोड़ी है कि स्कोर करना, नहीं जी बिल्कुल नहीं मैं चौधरी साहब चलिए मंजूर से पूछ लेता हूँ, मैं चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ फिर आता हूँ आपके। जी चौधरी साहब, और वैसे इतना उज़्मा कारदार ने सुन लिया, इतनी वाली बात भी सुन ली है जी जी चौधरी साहब। अच्छा ऐसे है मुजाहिद साहब, या अगर ये हुकूमत पकड़ रही है तो फिर हुकूमत को कहना चाहिए कि हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने बंदे भी पकड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर नैब पकड़ रही है तो फिर मेरी तो 2-3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। मैं कोई अपनी पार्टी का हो दूसरी पार्टी का हो, मैं ना किसी की करप्शन डिफेंड करने के लिए तैयार हूं, ना किसी का कोई इशू। मैं कहता हूं कि अगर आपने एक प्रिंसिपल बनाया, 172 आदमियों को ECL में डाला है और उसकी बुनियाद यह है कि एक इंक्वायरी हो रही है, तो जिस लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू है उन सबको ECL में डाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक, अगर आप फेक अकाउंट समझते हैं कि ये गलत है, जो कि होंगे गलत, मुझे नहीं पता गलत है सही है, अगर फेक अकाउंट गलत है तो फिर सारे गलत हैं। अकील करीम डैडी साहब कह रहे हैं कि 90 लाख है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, बुलाइए उनको, पूछिए कि वाकई 90 लाख है। आपकी JIT कह रही है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में या इस इंक्वायरी में 5000 फेक अकाउंट्स मिले हैं, उनमें से 16 पे आप काम कर रहे हैं, बाकी जो 4984 हैं उन पे आपको कोई काम नहीं कर रहे। जहांगीर खान तरीन साहब के फेक अकाउंट है, उनके कुक और ड्राइवर के, जो जाहिरन है अगर उन पे इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चले दर्जनों और निकल आएंगे, उन पे आप कोई काम नहीं कर रहे। ठीक, अगर आप गिरफ्तारी है, मैं जाती तौर पर नैब के इस इख्तियार के खिलाफ हूं पहले दिन से कि नैब को गिरफ्तारी का हक बादशाहों की तरह दिया हुआ है। मसलन एक बंदे को इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बंदे को रेफरेंस फाइल करके गिरफ्तार कर रहे हैं और एक को रेफरेंस फाइल करके भी गिरफ्तार नहीं कर रहे आप। सो इसका मतलब यह है कि कौन सा क्राइटेरिया है आपका गिरफ्तारी का, जिसको दिल कर रहा है गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा यह होता है कि एक पार्टी को घेरा डाल लिया जाता है। हम सियासी कारकुन हैं, आपकी भी सारी जिंदगी ये स्ट्रगल में गुजरी है, मीर साहब इतने सीनियर दोस्त हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि एक को उठाकर गोसलों पे ले जाते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, कोई 4-4 महीने की 2-2 महीने की तारीखें देनी, और दूसरे को उठाकर तमाम इदारे एकदम से उसका एहतसाब शुरू कर देते हैं, उसमें FIA शुरू हो जाती है, JIT बन जाती है, नैब आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट JIT बना रही है, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेशन बेंच बना रही है, जिसका कोई तस्वर इंप्लीमेंटेशन बेंच तो उस वक्त होता है जब आप कोई फैसला कर दें उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, चल। सो एक जब ऐसा हो तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन का इशू नहीं है, कोई और इशू है जिस पे बाजू मरोड़ा जा रहा है, और वो सबको पता है हमारा बाजू मरोड़ा जा रहा है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड। ठीक है चौधरी साहब, देखें अब आप फिर उज़्मा कारदार जो है हमारी PTI की नुमाइंदा, फिर आप ताखिर से आई, और उससे पहले जब मीर साहब जो है उन्हें पता था कि आप है नहीं मौजूद,
तो बड़ा पीटीआई को खूब क्रिटिसाइज कर रही थी। मैंने कहा भी उन्हें आने तो दें, उन्हें नहीं पता, वो उधर आके सुन चुकी थी मीर साहब की बातें। तो फिर आपने बड़ा मुनासिब करा, बैलेंस आपने बड़ा बैलेंस नहीं, आपने भी बड़ा बैलेंस बात कही है वैसे, है ना। चले जी जी उस्मा कारदार जी, कुछ तो आपने सुना होगा जरूर, यकीनन हमारे सज्जाद मीर साहब मेरे तो बड़े सीनियर हैं, कराची प्रेस क्लब के ज़माने से हमारी इनकी सलाम दुआ है, बड़े बहुत बहुत पुराना। चौधरी साहब को तो आपने सुन लिया होगा, आप कहेंगे भाई वो पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले तो ये कहेंगे, मैं कह रहा था भाई अच्छी बात मान लो ना कि पीटीआई वाले अपने लोगों को भी पकड़ लें, लेकिन बात है भाई चौधरी साहब को कैसे हम कुछ कह सकता हूँ मैं। जी उस्मा कारदार जी, बरेलवी साहब, मीर साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, लेकिन मुझे बड़ा दिली सदमा हुआ। अच्छा। जो अभी मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने इनकी बात सुनी है, देखें जो करप्शन है, उन्होंने कहा कि फैसले कमज़ोर थे और करप्शन कोई सही तरीके से ये डील नहीं हो रही, मामलात कुछ और हैं, यानी कि वो कोई खुश नज़र नहीं आए कि एहतसाब का अमल पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो पूरे तरीके से ताकतवर के ख़िलाफ़ हो रहा है। बात तो सारी ये है मीर साहब, मैं आपको बताती चलूँ कि जो 100 अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग हर साल से हमारे यहाँ से बाहर जाती रही है, ये वो नुकसान है जो पाकिस्तान की अवाम को हुआ। ये वो पैसा है जिससे पाकिस्तान की अवाम के लिए हस्पताल बनने चाहिए थे, जिससे पाकिस्तान के लोगों के लिए एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी। ये उनके साथ नाकाबिल तलाफ़ी एक उनके साथ हमने एक खिलवाड़ किया है, और इसको अगर ना रोका जाता तो ये नासूर, ये वो कैंसर था जो हमें खा गया था अंदर से। अब ये मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के मेरे भाई हैं, ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि कोई भी अगर करप्शन करेगा तो मैं तो उसको बिल्कुल उसके डिफेंस में नहीं आऊँगा, लेकिन साथ ही फिर वो कहते हैं कि जी जो नैब है वो सही काम नहीं कर रही है, कभी किसी को इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में पकड़ती है, कभी किसी को रेफरेंस, कभी उससे भी पहले। तो बात सारी ये है कि जब रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी इनके अदवार में, तो ये किधर गायब हो गए थे? इन्होंने नैब के जो कवानीन थे उनमें क्यों नहीं इन्होंने रिफॉर्म्स किए? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो एक ही एजेंडा है, नंबर 1 तो वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं, और आपने देखा है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि, और बल्कि ये तो मुझे मेरे हर प्रोग्राम में एक सवाल मुझ पे फेंका जाता था, अलीम खान को पकड़े तो हम मानेगा कि सही एहतसाब हो रहा है। अब अलीम खान पकड़ा गया, मुझे लग रहा है इसका मतलब, मुझे लग रहा है आपका भी कुछ हाथ लग रहा है इसमें, फिर मैंने आपने सोचा क्या पाएंगे ये सवाल नहीं होगा अगर अलीम खान पकड़ लिया गया कम से कम। बात सारी ये है कि हमारा अब ये बगले झांक रहे हैं, अब इनका नैरेटिव सारा डिस्ट्रॉय हो गया सारों का, इनको समझ नहीं आ रही है कि अब हमें क्या बात करनी है, क्योंकि पीटीआई ने एक नया कल्चर सेट किया है। वो कल्चर सेट किया है कि विदिन 1 आवर हमारा जो सीनियर वजीर था उसने इस्तीफा दे दिया, और उसने कहा जब तक मैं अपना नाम क्लियर नहीं कराऊंगा जिस भी तरीके से मैं वजारत छोड़ रहा हूं, तो काश के इन लोगों को भी थोड़ा बहुत इखलाकी जुर्रत होती। नवाज शरीफ तो चिपके रहे, शहबाज शरीफ 2009 से 2013 तक स्टे ऑर्डर लेके हाई कोर्ट से वो चिपके रहे, फिर साद रफीक 3 साल सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके अपनी रेलवे की वजारत से चिपके रहे। तो बात सारी ये है कि ये पाकिस्तान जो था सिर्फ 200 खानदानों के लिए नहीं बना था, ये 20 करोड़ अवाम के लिए बना है, और अब उनका हक हमें देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मेरी जरूरत नहीं, पहले मैं सोचा था कि ये हमारे चौधरी साहब और मीर साहब दोनों ही आपकी तरफ गोलाबारी कर रहे हैं, तो शराब का आप काफी हैं। ब्रेक की तरफ चलता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ अपने पहले चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ, या चलते हैं पहले ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है, और हमारे मोहतरम सज्जाद मीर साहब, चौधरी मंजूर साहब और हमारी उस्मा कारदार। मैं ख्याल पहले चले जो उस्मा बीबी ने कहा है, मैं पहले चौधरी साहब की तरफ आ जाऊँ, बराह रास्त हो जाएगा, फिर मीर साहब आपके आता हूँ। आपने थोड़ा सा कहा तो इतना उन्होंने जवाब दे दिया उस्मा कारदार ने। अगर आपकी पूरी तकरीर सुन लेती, इब्तदाइया सुन लेती, तो फिर तो काफ़ी देर मामला चलता। तो चौधरी साहब ये जो अपने उस्मा कारदार जो कह रही हैं, फिर मैं मीर साहब आपकी तरफ आता हूँ,
तो इन्होंने कहा ना अलीम खान देखिए ना पकड़ लिया ना मैंने, और कम से कम एक सवाल अब इनसे नहीं किया जाएगा कि अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे ही है ना चौधरी मंजूर साहब? देखिए मैंने बड़ी एक पीटीआई के दोस्तों का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्रिंसिपल पोजीशन लूं ना कोई भी, तो उस पर भी इनको मसला हो जाता है कि नहीं आप कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं तो इसके पीछे कुछ होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि जो उसका इख्तियार जो गिरफ्तारी का है वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास होना चाहिए, तो वो अलीम खान के लिए भी उतना है, वो मेरे लिए भी उतना है, मुजाहिद बरेलवी साहब के लिए भी उतना है, सबके लिए एक जैसा है ना कि नैब कोई सफिशिएंट एविडेंस सामने रखे तो गिरफ्तारी करे। वैसे कमाल इनका ये है कि अगर सब कहा करते थे, फरमाया करते थे कि जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है उसने यहां से डकैतियां करके बाहर बनाई, फिर अपनी निकल आई, फिर उसको डिफेंड करने बैठ गए। फिर कहते थे कि जिसने बनाई है ना बाहर जायदादें बनाई हैं, इन्होंने फ्लैट्स खरीदे हुए, वो यहां से चोरी करके लेकर गए, डकैतियां करके लेकर गए, फिर अपनी बहन के निकल आए, फिर अब उसको डिफेंड करने बैठ गए सारी पीटीआई और सारे। फिर कहा कि मैं एमनेस्टी स्कीम जो है ये चोर और डाकू हैं, मैं इनको कोई राहत नहीं दूंगा, ये तो जो टैक्स दहिंदगान है उनके खिलाफ ये ज्यादती है। और फिर अब क्या हुआ, जब पता चला कि अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया हुआ है, तो अब एफबीआर को खत लिख दिया कि आप इनको हरासा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप नहीं छेड़ सकते। फिर ये फेक अकाउंट्स पे चले गए तो अलीम खान के निकल आए, अब ऑफशोर कंपनी उनकी और ये जहांगीर खान तरीन की, और फिर फेक अकाउंट्स निकल आए जहांगीर खान तरीन के। अब 11 इंक्वायरीज हैं केपीके के अंदर। आप अलीम खान की कुर्बानी को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक महीना आजम सवाती साहब का इस्तीफा कबूल नहीं किया गया, जबकि अदालत बार बार कहती थी उसको फारग करें, उसके बावजूद नहीं वो वहां पे मौजूद रहा। ये कौन सी मोरालिटी की बात? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलीम खान की कुर्बानी देकर अलीमा खान को बचाया जा रहा हो या कोई और बड़ा किसी के साथ हाथ करने जा रहे हो, तो वो पहले ही जेब में इस्तीफा लेकर गए, तो इसका मतलब उन्हें पता था ना क्या करना है। अगर पकड़ लिया, पकड़ाई दे दी तो आप इसको भी नहीं मान रहे। लेकिन सज्जाद मीर साहब ये जो मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल इन्होंने जो बातें कही हुई हैं वो इनका पीछा कर रही हैं। अब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। भाई अगर आपने करना है तो सबसे पहले अपने लोगों को पकड़िए, आप परवेज खट्टर को पकड़िए ना। अच्छा चले आप वहां के चीफ मिनिस्टर, आप इमरान खान को क्लियर करें, सबसे पहले अपनी क्लियर करें इंक्वायरी। अच्छा, और उसके बाद किसी को जिसको मर्जी पकड़ते फिरे। अच्छा मीर साहब, आप ये जो चौधरी साहब की आपने सुन लिया, मैं उस्मा बीबी आपके बात आता हूँ। मीर साहब चले ये पीटीआई की तरफ आइएगा। आपके ख्याल में जो पीपल्स पार्टी या नून लीग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप क्या समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाई है? आप समझ रहे हैं कि ये जो जी मीर साहब, ये लफ्ज हम छोड़ देते हैं, इंतकामी वगैरह हम छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। चले, अच्छा ये पहली हो रहा है। आपने तो याद होगा आपको कि प्राडो एब्डो पता नहीं इस मुल्क में क्या क्या था, और जब जियाउल हक आए थे बरइख्तियार तो वली खान ने नारा लगाया था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। ये नया नारा नहीं है। हाँ। और थर्ड वर्ल्ड में खासतौर पे साउथ एशिया में अब लोकपाल बिल जो था जी आखिरी बार भी नहीं, और लोकपाल बिल जो था वो पार्लियामेंट में पड़ा रहा इंडिया की, और बाहर बैठा हुआ था अजय पाल हजारों बंदों को लेकर, फिर भी पास नहीं हो पा रहा था। अब भी आप जब कानून पास नहीं कर पा रहे, अगर आप जेन्युइन कानून पास करना चाहेंगे तो बहुत से इंटरेस्टेड ग्रुप जो है उसकी राह में रुकावट बन जाएंगे। अब मैं उन ग्रुपों का नाम लेना नहीं चाहता। एक बार आपने लगा दिया था कि जजों और जनरलों का भी एहतसाब होना चाहिए, हंगामा हो गया कि ये क्या बिल आ गया है, ये क्या कर दिया है। पार्लियामेंट वाले कहते हैं हम ही रह गए पकड़ने के लिए, हम ही सजा देने के रह गए। एक ब्यूरोक्रेसी थी जिसको एक आईनी प्रोटेक्शन हासिल थी। अब बुरा ना मानिएगा मुजाहिद बरेलवी साहब, भुट्टो साहब ने उनके सर से वो आईनी प्रोटेक्शन उठा लिया। मैं क्यों मना मानने लगा मीर साहब? आप तो मेरे जियालों के खाते में डाल दिया आपने मुझे। आप कह रहे हैं हमने ये क्यों कह दिया कि बुरा ना मानिएगा? मैं ये थोड़ा अगर सही था डिफेंड भी करने लगा। नहीं ऐसे कह रहा हूँ मैं। चले हाँ, मैं कहने लगा कि वो उन्होंने उठाया इस ख्याल से कि ये ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं दे रही, हर काम में रुकावट डालती है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी काम इसलिए नहीं कर पा रही कि इस पर आनी प्रोटेक्शन नहीं है। ओके, हम इसे अंग्रेज की लेगेसी कहते हैं। कभी आप मुशर्रफ के जमाने के कवानीन को याद करते हैं, कभी पुराने कवानीन को याद करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या हम मुखलिस से इस मुल्क से करप्शन को दूर कर सकते हैं? भाई निजाम ज़र का ये एक नारा जो है, ये कारपोरेट सेक्टर जो लगता है करप्शन का मतलब सिंसियर नहीं है करप्शन खत्म करने में।
भाई खान साहब अगर सिंसियर होते तो उनका पहला नारा ये होता, पहला नारा तो दांदरी का था। ओके, ये तो उनके हाथ में उस तरह आया है पनामा के बाद। ओके, अब जिस पर चाहते जोर करे करप्शन का खात्मा। देखिए ये बात है कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उस हुकूमत का क्या कहना जिसके 3 वज़रा ने 5 महीने के अंदर इस बात पे इस्तीफे देने पड़े हों कि उन पर कोई ना कोई करप्शन, बदनमानी, दांदली का इल्जाम लगाया गया। मीठा, मुझे वैसे सोच रहा हूँ कि ये बात भी सोचिए ना। अब आप दोनों को जब वक्त दिया है तो मैं उज़मा बीबी को पूरा वक्त देना चाह रहा था, इसलिए मैं क्यों ना पहले ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर उज़मा बीबी आप ज़्यादा तो जवाब दे दीजिएगा हमारे चौधरी मंजूर साहब का और मीर साहब का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी एक बार फिर खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले हमारे चौधरी मंजूर साहब और सज्जाद मीर साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। जी उज़मा बीबी, एक तो ये कि ठीक है, ये जो हमारे मीर साहब कह रहे थे करप्शन करप्शन करप्शन, ये तो बाद में आया। मतलब ये कि बाकी काम भी तो आप लोगों से नहीं हो रहे ना। मेन चीज़ तो मईशत है ना, लोगों के मसाइल थे ना। जो दावा किया जा रहा था कि जनाब मतलब मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बार बार पहले भी आपके सवाल कर चुका हूं, सारा करप्शन का जोर दे के आप लोग जो अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा नहीं कर रहे। डॉलर बढ़ रहा है, फना, और मैं पढ़ रहा था कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इतना डॉलर बढ़ गया है, बाकी जो भी, और या फिर वही हर मुल्क में जा रहे हैं सिवाय इसके लिए। तो वो जो एक खाली एक जो स्लोगन बन के, और करप्शन हमारी इतनी जड़ों में पड़ चुका है, इसे ओवरनाइट ख़त्म भी नहीं आ सकता 4-5 कपड़ों को। आप नहीं समझती कि दीगर जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रही तहरीक इंसाफ, इसलिए वो क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही है? उज़मा कारदार। बरेलवी साहब, देखें आपने जो मुझे सवाल मुझसे पूछा मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन 2-3 बातें मुझे पहले इजाज़त दें। मीर साहब को जो मायूसी है वो समझ में आती है। देखें जब भी करप्ट हुकूमत होती है तो वो अपनी करप्शन को लीगल करने के लिए सारे इदारे जो हैं उनको तबाह कर देते हैं। इदारे जो हैं इन्होंने अपने गुलाम बना दिए। आपने खुद देखा कि किस तरीके से SECP में वो हिजाजी है, किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जो इन्होंने कमर जमान के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा गया। जस्टिस अजमत ने खुद कहा कि किस तरीके से ये नैब जो है ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। फिर आपने देखा कि FBR के क्या हालात थे उनका, बिल्कुल इन्होंने, और स्टेट बैंक में भी जो तरीक़ाकार था, तो इन्होंने किसी इदारे को नहीं चलने दिया। अब बात सारी ये है कि इमरान खान का जो नंबर 1 एजेंडा है वो है इदारों को मजबूत करना। अगर आपके मुल्क के इदारे मजबूत होंगे तो वो खुद ब खुद आपका जो सिस्टम है, आपकी जो गवर्नेंस है, आपका सारा जो इकोनॉमी है वो अपने खुद ब खुद वो है एक लेकिन लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कोई हम क्यों करें, कोई काम करेगा तो पकड़ लेंगे आप। मसलन ये जो इदारों में लोग ब्यूरोक्रेसी जो है, आज आपको यकीन दिलाना पड़ रहा है ब्यूरोक्रेसी को कि नहीं पकड़ेंगे, मुश्किल ही हो गई है, इसलिए कि यही नहीं पता चलता कि सही या गलत। बरेलवी साहब, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको भी तबाह किया। उनको रिफॉर्म करने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे एजेंडे पे शामिल है। और जो देखिए ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनको अगर आप सियासी तरीके से इस्तेमाल करें तो उनकी कारकर्दगी खत्म हो जाती है। कायदे आजम ने क्या कहा था कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, आप किसी इंडिविजुअल के मुलाजिम नहीं है। तो इन्होंने तो इनको एक अपने घर के मुलाजिम समझ के इनसे काम करवाया। जिस तरीके से इन्होंने ये मॉडल टाउन में पुलिस से जो कत्ल करवाए 14, ये जाहिर है वो ब्यूरोक्रेसी ने करना क्या है। अच्छा, दूसरे मैं मंजूर साहब से तो पूछना चाहती हूँ कि अब इमरान खान जो हैं उनकी ना तो एक शुगर मिल है, ना कोई टेक्सटाइल मिल है। अब जरदारी साहब की 1 से 17 हो गई। दूसरे मैं इनको याद दिलाती चलूं कि ये ऑफशोर की जो कहानियां सुना रहे थे, कौन सी ऑफशोर थी इमरान खान की? वो जिसमें 9 पाउंड निकले थे। और ये भी मैं इनको याद दिलाती चलूं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 40 साल की मनी ट्रेल अपनी फर्निश करके दी और उनको सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। मैंने और आपने नहीं किया। अब जरदारी साहब फेक अकाउंट्स जो हैं उनका भी जाके जवाब दें। और ये हमारे अदवार के नहीं बने हुए। 2015 में नवाज शरीफ ने सबसे पहले चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे
कि बिलावल की और ये जो आयान अली के एक ही अकाउंट से कैसे इनके लिए टिकट दिए जा रहे हैं। और ये तो 2017 में सुओ मोटो ले के चीफ जस्टिस ने फिर फेक अकाउंट्स का कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चले मैं जरा बहुत पकड़े गए। बहुत इन्होंने तो जो फिल्म में किया है 2000 अरब के जो पीएफडीए के जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो 35% जरदारी ग्रुप के फेक अकाउंट्स में गए हैं। चौधरी साहब जवाब तो ले लें, बहुत सारी चीजों का जवाब देना। चले जवाब लेते जल्दी। अब अपने ये भुट्टो खानदान को डिफेंड करना बंद कर दें और चले चौधरी साहब जवाब ले लेते हैं। चले क्विक जवाब ले लूं मैं चौधरी साहब। जी चौधरी। अच्छा, मैं ये गुजारिश करूं कि जिस साल ये न्यू जर्सी के जो फ्लैट आए हैं सामने, ये जिस साल खरीदे गए हैं उस साल अलीमा खान की जो टैक्स है वो 49,890 रुपए है। जिस साल ये खरीदे गए हैं अलीमा खान की जो कंपनी है उसका जो उसका इनकम है टोटल जो टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक है वो 6 लाख है, जिसमें वो 50% की मालिका है, यानी उनकी आमदनी 3 लाख है। तो कहां से खरीदे गए? अब जब उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब आप दूसरों को तो इल्जाम देते हैं, मनी ट्रेल तो अपनी तो दें, अगर वो ओमनी ग्रुप नहीं तो आपसे पूछ रहे हैं आप भी तो देना पड़ेगी ना। लेकिन डिफेंस देगा। लेकिन चौधरी साहब आप लोग भी तो मनी ट्रेल के देना पड़ेगा ना जवाब, जैसे उनसे मांग रहे हैं आप। नहीं मनी ट्रेल हमें मुझे कोई मनी मेरे से ले, आप सुबह ले लें मेरे से जो मनी ट्रेल पार्टी की बात हो रही है जो जरदारी ग्रुप है। देखिए ना, अब मेरी गुजारिश सुने ना, अगर जरदारी ग्रुप का और ओमनी ग्रुप का कोई रिलेशन ये बना पाते तो फिर ये नाश्ते के बिल लेकर आते, फिर ये धोबी के बिल लेकर आते। उन्होंने उनकी शुगर मिले हैं ओमनी ग्रुप की, उन्होंने गना दिया, फिर इन्होंने कहा जी अब आप बात सुन लेना, जेआईटी की बात सुन लेना। अब इन्होंने कहा जी कि उन शुगर मिलों को उनको सब्सिडी दी गई है। जब रिकॉर्ड आया सामने, आप भी जर्नलिस्ट हैं, उठाकर देख लीजिए, तो वो जहांगीर खान तरीन साहब की मिलों को सबसे ज्यादा सब्सिडी निकल आई। जब कहा कि उनको ट्रैक्टरों पे दी गई है तो अल गाजी वालों की और मिल्लत वालों की सबसे ज्यादा निकल आई। अगर देखें ना, जब अपनी बात होती है तो तब ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो अभी नए इन्होंने भर्ती किए हैं, वहां से मखदूम साहब जो रहीम यार खान से हैं, उनकी मिलों को सब्सिडी ज्यादा दी गई है। ये अगर आपने बंद करनी है, सब्सिडी पे पकड़ना है, तो सारों को पकड़ लीजिए। ठीक है जी। मुझे फिर एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है और मुझे इल्म है कि जैसे कंक्लूडिंग ही करना है मुझे, क्योंकि वक्त इतना ही मेरे पास रहता है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है और मेरे पास सिर्फ इतना वक्त है कि मैं सिर्फ 2-3 ही मिनट दे पाऊंगा अपने। मीर साहब, मैंने फिर हट के कहा कि जरा क्या ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें ना, करप्शन हमें तो साहब देखिए ना, इन्होंने आकर महंगाई कर दी। खान साहब कहते थे कि अगर महंगाई हो रही हो तो समझे हुक्मरान चोर है। इन्होंने नए टैक्स लगा दिए, रेवेन्यू इनसे कलेक्ट नहीं हो पा रहा। कह रही थी कि इन्होंने इदारे तबाह कर दिए। हमने इदारे तबाह करके 1000 अरब रुपए की हमें मिली थी रेवेन्यू, हमने 1950 पे ले गया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। जो एक्सपोर्ट्स थी वो 19 अरब डॉलर थी, 25 अरब डॉलर पे लेकर गए। ये इदारे तबाह थे और ये इदारे बहाल कर रहे हैं कि 200 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट्स इनसे बढ़ नहीं रही, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर बैठ गया है, बिजनेस बंद हो गया है। और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है सारा कुछ, कर्जे मिल रहे हैं, पार्किंग पे 3% जो सूद दे रहे हैं, 3.8% सिर्फ वो पार्क हुए हैं उन पे दे रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये कौन सी ऐसी मुईशत पाकिस्तान को दे रहे हैं? हर चीज बंद हो गई है, बिजनेस बंद, हर चीज तबाह हो गई, महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, दवाइयों बढ़ गई हैं, रेलवे के किराए बढ़ गए हैं, हर चीज पे आप तेल, बिजली, गैस, हर चीज बढ़ा। अब ये बात क्या, और फिर भी वो अपनी सिर्फ दूसरों को गालियां देने से, सिर्फ दूसरे को गालियां देने से अब नहीं चलेगा। अब 6 महीने हो गए, आपको डिलीवर करके दिखा। चले, मीर साहब से पूछे थे, फिर मैं कंक्लूड करा लेता हूँ उस मगरा कारदार आपसे। मीर साहब, ये जो अपने ये बहस वैसे कब तक चलती रहेगी? इल्ज़ाम काउंटर इल्ज़ाम कैसी पे अब हमारा चलता रहेगा मामला? सज्जाद मीर साहब, फिर मैं कंक्लूड कराऊँ उस्मा कारदार से। देखिए, बात सुनिए, बड़ी सीधी बात ये है कि अगर इस हुकूमत को अपने आप को साबित करना है तो इसे उन मसाइल को हल करना पड़ेगा जो अवाम के मसाइल है। ठीक है, इसके जवाब में यह कहा जाएगा वो हम हल करेंगे, आप हमें वक्त दीजिए, अभी 5 महीने हुए हैं, हमने इनहेरेंट किया था, हमने ये किया था, वो किया था।
मैं इस पर कोई बहस नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। फिलहाल जितने इंडिकेटर हैं वो कि हम हर मैदान में पीछे जा रहे हैं। हमारी जो इंतजामी मामला थे वो बड़े गड़बड़ हैं। आप कहते हैं जी इंडिपेंडेंट काम होगा और ले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि फेडरल मिनिस्टर फोन करे और आईजी की ये मजाल के फोन ना उठाए। इस लेवल पे हम आ जाते हैं। फिर हमने इकोनॉमी को 2% पीछे ले गए, 6% तक पहुंची हुई थी, 4% से नीचे जा रही है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा और इस तरह करप्शन एक साल चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी। चले इतना तो हक है ना, क्या बनेगा? इतना तो है ना तरीके इंसाफ की अकायद को रहनुमा को ये कंक्लूड कर दें और इन सवालों के जवाब भी दे दें। इतना देंगे ना मीर साहब? अच्छा ये वाली छोड़े मीर साहब, ये तो फिर ये लग रहा है आप उस तरफ कर रहे हैं आप मामला। जी उसमें भी है। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी। एक तो ये है कि जहां तक बहन का ताल्लुक है, फरियाल तालपुर जो है वो 90 अरब का जो सुप्रीम कोर्ट उनसे हिसाब मांग रहे हैं एज पब्लिक ऑफिस होल्डर, जरा वो पहले वो दे दें। अलीमा खानम ने तो अपना पूरा हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल जमा करा दी है, जुर्माना भी तकरीबन वो 3 करोड़ वो दे रही हैं। तो ये है नया पाकिस्तान, जहां उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की, वो भी एक आम सिटीजन की तरह कानून के धारे में आके अपने जवाबदेही कर रही है। दूसरे मैं आपको बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में जो इन्फ्लेशन थी वो पहले 5 महीने में 9% थी, और जो पहले 5 महीने में नून लीग की जो हुकूमत में इन्फ्लेशन थी वो 6% थी, और हमारे पहले 6 महीने में इन्फ्लेशन 1.6% है। तो ये अपने आदाद और शुमार जरा मेहरबानी करके अपने से जरूर कंपेयर कर लिया करें। मालियाती खसारा हमारा जो है वो सिर्फ दिसंबर में 50 करोड़ जो है डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हुआ है, और तजारती खसारे में भी 5% कमी आई है। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो जो डायरेक्शन है वो लोगों को मिल चुकी है। ईज ऑफ बिजनेस, वन विंडो ऑपरेशन, पूरी दुनिया से इस वक्त जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान जो है उसको देख रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि अभी सिर्फ सऊदी क्राउन प्रिंस 14 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान ला रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारा जो 2019 है वो तरक्की का साल होगा, क्योंकि बेईमानी और करप्शन अब 0 लेवल पे आ जाएगी, चाहे वो हमारी पार्टी में हो या किसी और में हो, क्योंकि खान साहब की तो 0 टॉलरेंस है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, हमारे भी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फिडेंस बढ़े और बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले की भी बढ़े, और हमें कर्जों से निजात इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। आपको खुशखबरियां ही मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे इल्म है कि मीर साहब उस जबान में जवाब नहीं देंगे जो पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले बातें थे। जो बात सही होगी वो तस्लीम कर लेंगे। क्यों मीर साहब अगर ये फिगर दे रहे हैं तो इन पर कुछ ठीक कह रहे हैं या नहीं? मेरे ख्याल में आप क्यों आप हैं सज्जाद मीर साहब? नहीं, फिगर तो उनकी गलत है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन एक बात दुरुस्त है कि अभी 5 महीने के बाद इन्होंने कुछ सांस लिया है और लगता है कि ये कुछ सही डायरेक्शन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे चल पड़े, क्योंकि मुझे आइंदा 2 साल तक हमारा ग्रोथ रेट दोबारा वही हो जाए जो उस वक्त था जब इन्होंने हुकूमत ली थी। 5.8% था, हम 5.8% पे स्टॉक एक्सचेंज भी पहुंच गया। और यार क्या पता 52 पे था यार, ऐसे बोलते रहते हैं आप लोग। 42, 35 आराम से तो आपको गुजारा नहीं होता। 52 था यार, 52 पे आप 37 पे ले आए हो। जब था वो तो पुरानी 37 पे ले आए हो आप। अब अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है, मांगे जा रही है, आ रही है मार्केट में ला के तो आर्टिफिशियली मेंटेन किया। उनका कर्जा कितना बढ़ा दिया आपको? मीर साहब आप तो नाराज हो गए। और मिनिस्टर ने कल फिगर दी है वो सारे सुना रही हैं आप आज। अच्छा जी, मुझे तो मीर साहब को भी कम जोश आता है, जरा ज़्यादा वो भी उस वक्त आया जब बिल्कुल प्रोग्राम मेरा इख्तिताम के करीब था। हमारे साथ जैसे मैंने कहा गुफ्तगू शुरू हुई थी दरअसल अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी से, और मेरा कहना यह था कि बहरहाल PTI को इस हद तक तो रियायत देनी चाहिए, क्योंकि पास में इस तरह नहीं होता था। पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ शरीफों को या उनके मुखालफिन गिरफ्तार होते थे। इसी तरह शरीफों के दौर में सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग टारगेट बनते थे। इस हद तक PTI बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए कि उनके दौर में ठीक है जरदारियों और शरीफों में मुकदमे चल रहे हैं, हो सकता है खान साहब के जो वज़रा हैं उनकी ज़बान भी कुछ इस तरह दराज हो गई है कि खुद ब खुद ही उनसे कह देते हैं कि जी अडियाला जेल जाएंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि अलीम खान जो उनके राइट हैंड समझे जाते थे, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और उसको उन्होंने वेलकम किया, उसकी कोई मजम्मत नहीं की, ना ही अदालत से वो फरार हुए।
तो एक खुशाइन बात का आगाज़ हुआ है। हमें उम्मीद है कि खान साहब ने जो आगाज़ किया है, अभी 3 नहीं है, 3 या 4 आदम सवाती या खाली अलीम खान वगैरह, लगता है ये लाइन अगर शुरू हो गई है तो खासे जो हैं लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्त में आएंगे नैब की। अगर ऐसा हुआ तो खान साहब को दादी मिलेगी ना। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।